हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फोर्स। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोर्स होता क्या है, बल किसे कहते हैं। फोर्स, ठीक है, यानी कि बल। ये बल है क्या, बल किसे कहते हैं। बल एक एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि बाह्य कारक है। बल एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप में, साइज में और पोजीशन में चेंजिंग करता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के यानी कि ऑब्जेक्ट के आकृति, आकार, अवस्था और स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, यानी कि बल। ठीक है, बल को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से। ठीक है, बल को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और बल कौन सी क्वांटिटी है? बल हमारा वेक्टर है, मतलब ये सदिश राशि है। कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं बल का यूनिट क्या होता है। बल का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट। बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, या हम ये भी कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बल का एसआई यूनिट न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस यूनिट होता है, इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक, बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। अब इसके अलावा अगर हम एक रिलेशन देख लें, अगर हमको ये पूछे कि एक न्यूटन इक्वल क्या होता है, एक न्यूटन इक्वल होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई बल से रिलेटेड। बल की डिफिनीशन हो गई। बल क्या है? बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसका न्यूटन हो गया, सीजीएस यूनिट डाइन हो गया। ठीक, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं? ये 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये 2 टाइप्स हैं। हमारा पहला टाइप्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, यानी कि संतुलित बल, संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम में 2 या 2 से अधिक फोर्स लगते हैं और उसके रिजल्टेंट 0 आता है, यानी कि परिणामी बल। परिणामी बल क्या आता है? 0 होता है, शून्य होता है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर सेम टाइम में 2 या 2 से अधिक फोर्स लगे और उस फोर्स का रिजल्टेंट परिणामी बल 0 होता है, तो उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर एक समय में 2 या 2 से अधिक बल लगाया जाए और उसका परिणामी बल 0 होता है, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये हो गया। इस ए ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना? 4 न्यूटन। ठीक है, और इस डायरेक्शन से ही फोर्स लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है हमारा 4 न्यूटन का। ठीक है, इस तरफ से ही 4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, इधर से ही 4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो इसका परिणामी बल क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इसका? ये 4 न्यूटन पॉजिटिव और ये निगेटिव, प्लस 4 न्यूटन और -4 न्यूटन इक्वल क्या हो गया? 0, यानी परिणामी 0 हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या है? बैलेंस फोर्स है। ठीक, और सेकेंड टाइप में क्या कहता है? सेकेंड टाइप हम बता रहे थे अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब असंतुलित बल। असंतुलित बल। अब असंतुलित बल क्या है? ठीक इसी का अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ क्या बताया था, इसका रिजल्टेंट 0 हुआ था। यहाँ क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट पर सेम टाइम में
दो या दो से अधिक बल लगेगा और उसका रिजल्टेंट परिणामी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस फोर्स होगा, सॉरी अनबैलेंस फोर्स होगा, असंतुलित बल होगा। ठीक है, किसी वस्तु पर समान समय में दो या दो से अधिक बल लगाया जाता है और उसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित बल। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में यहाँ इस दिशा से, ठीक है, इस डायरेक्शन से 3 न्यूटन का फोर्स लगा और इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, अब इसका परिणामी क्या होगा, यहाँ देखा जाए 5 न्यूटन, ये -3 न्यूटन इक्वल क्या 2 न्यूटन ना, यहाँ क्या जीरो नहीं आया, इसका परिणामी जीरो नहीं है तो ये क्या अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, आगे देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने हैं, ये 3 हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन करना चाहता है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपनी पोजीशन चेंजिंग नहीं करता है, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंजिंग का विरोध करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लिया जाए, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारा बस है, हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल करने के दौरान अगर सडनली ब्रेक लगा दिया गया, सडनली ब्रेक लगता है तो जो ट्रेवलर है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर बस ट्रेवल कर रही है, बस चल रही है तो जो ट्रेवलर है वो भी चल रहा है, वो भी मोशन में है, सडनली ब्रेक लगाने पर वो रेस्ट पर आता है और जैसे रेस्ट पे आता है तो उसकी पोजीशन चेंजिंग होती है, मोशन से वो रेस्ट पे जा रहा है तो इसका वो विरोध करता है। ठीक है, इस कारण से वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ के साथ साथ इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम, ये जड़त्व का नियम भी यही है। ठीक, अब वो देखते हैं हमारा सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ देखने से पहले हम देख लें मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग किसे कहते हैं, मोमेंटम किसे कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, p इक्वल क्या हो गया m इंटू वी, यानी कि मास और वेलोसिटी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही मोमेंटम हो गया, यानी कि संवेग हो गया, p इक्वल mv। p का यानी कि संवेग का SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो संवेग जान लिए हम। संवेग के बाद ये देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ हमारा न्यूटन का क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, फोर्स उसके संवेग परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, हम कह क्या रहे हैं कि ये फोर्स प्रोपोर्शनल है संवेग परिवर्तन के, संवेग परिवर्तन की दर के। मान लीजिए हमारा पहले संवेग क्या था, P2 था, फिर क्या हो गया P1 हो गया, यानी P2 माइनस P1, ये चेंजिंग हो रही ना, संवेग परिवर्तन हो रहा है, संवेग परिवर्तन की दर हो गई P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। ठीक, अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, F प्रोपोर्शनल P हम रिप्रेजेंट करते हैं mv से। मान लीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक वेग क्या था, u था, फिर अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, तो ये वेग परिवर्तित हो रहा है, यहाँ रूल क्या बना, P2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, mv माइनस mu। ठीक है, ये अंतिम संवेग है यानी कि mv माइनस प्रारंभिक संवेग यानी कि mu अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या किए, F प्रोपोर्शनल, यहाँ m कॉमन हो गया, m कॉमन हो गया तो बचा क्या, v माइनस u अपॉन डेल्टा t। v माइनस u अपॉन डेल्टा t को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं ना, हम एक्सेलरेशन पढ़े थे, त्वरण,
यहाँ वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो यहाँ v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। a इक्वल यही ना होता है v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, a इक्वल लिख दिया हम इतना v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी की जगह पर। f प्रोपोर्शनल m a, अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, एक नियतांक जोड़ा जाएगा, f इक्वल लिख देंगे k m a। ये k क्या है, k एक नियतांक है, k एक नियतांक है, ठीक है। नियतांक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो f इक्वल क्या हो गया, m a, यही हो गया हमारा सेकेंड नियम, f इक्वल m a। k की वैल्यू 1 है, एक नियतांक है, तो f इक्वल हो गया m a, ये सेकेंड लॉ हो गया। आगे देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना बल लगाया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही बल पहले ऑब्जेक्ट पर लगाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ए ऑब्जेक्ट द्वारा बी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो बी न्यूटन भी ए ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इसे हम कहते हैं क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये हमारा न्यूटन का थर्ड नियम हो गया। आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 5 किलोग्राम का एक पत्थर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से लुढ़क रही है, पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी आपको हम बताए थे मोमेंट ना, संवेग बताए थे। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ दिया क्या गया, पहले देख लेते हैं दिया क्या है। दिया गया है द्रव्यमान यानी कि m क्या है 5 kg 5 किलोग्राम, और क्या दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी कि वेग क्या दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ज्ञात क्या करना, संवेग ज्ञात करना। p इक्वल क्या बताए थे हम, m इंटू वी, p इक्वल एम वी होता है। m क्या है 5, v क्या 10, इक्वल क्या हो गया 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यही होता है हमारा संवेग का मात्रक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी p क्या हो गया 50 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब वो इसके दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ ज्ञात करने का है, फोर्स फाइंड करना है, बल कितना होगा। देखते हैं दिया क्या क्या दिया है। दिया गया है मास यानी कि द्रव्यमान, m इक्वल है 2 किलोग्राम, ठीक है, और त्वरण बताया जा रहा है a इक्वल 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फाइंड क्या करना, फोर्स फाइंड करना, f इक्वल क्या होता m इंटू ए, f इक्वल m a। m क्या है 2 kg, a क्या है 8, ठीक है। मल्टीप्लाई की क्या इतना हो गया 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 16 न्यूटन। f कितना हो गया 16 न्यूटन, ठीक। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आप लोग से स्पेशली रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ओके, थैंक यू।